आदाब। ख्वातीन को सिंफिल नाजुक कहा जाता है, पर गौर करने वाली बात यह है कि वही ख्वातीन मर्दों को हर शोबे में टक्कर दे रही हैं। वो ना सिर्फ एक मकान को हर रिश्ता देकर घर बनाती हैं, बल्कि दहलीज के उस पार माशी सतह पर भी एक कलीदी किरदार निभा रही हैं। वो किसी सुपर हीरो की तरह अपनी हर जिम्मेदारी को बड़ी ही सलाहियत के साथ अंजाम देती हैं, पर कभी कभार अपनी सेहत को नज़रअंदाज करने की गलती कर बैठती हैं और अक्सर बढ़ती जिम्मेदारियों के चलते नफ्सियाती और जिस्मानी परेशानियों का शिकार बन जाती हैं। अक्सर अपने घर के अफराद का ख्याल रखते रखते अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर बैठती हैं और अनचाहे इमराज का शिकार हो जाती हैं। कहते हैं सेहत हजार नेमत, इसमें कोई शुबा नहीं कि ये वाहिद ऐसी नेमत है जिसके आगे दुनिया जहां की कोई शय माने नहीं रखती। भागती दौड़ती जिंदगी में अगर दिमागी और जिस्मानी तवाजुन को बेहतर बनाना है और खुद को सेहतमंद रखना है तो योग से बेहतरीन जरिया और कोई नहीं। ये एक हुनर की मानिंद है जिसे अपनाकर न सिर्फ फिट रहा जा सकता है बल्कि जिंदगी की रवानी को आसान भी बनाया जा सकता है। योग करने के हजारों फायदे आज से नहीं बल्कि हमेशा से रहे हैं। योग की तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी है। सप्तऋषियों ने हिंदुस्तान के कोने कोने का दौरा किया और यौगिक तरीके से जिंदगी गुजारने की रिवायत रची और आज ये पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर चुका है। योग को अपनाकर ना सिर्फ इमराज से बचा जा सकता है बल्कि ज़िंदगी में हो रही उथल पुथल को भी काबू में रखा जा सकता है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के इस मौके पर हम मौजूद हैं एक ख़ास पेशकश लेकर जिसका नाम है ख्वातीन की ज़िंदगी और योग। इसके तहत हम जानेंगे कि कैसे ख्वातीन खुद को फिट रख सकती हैं और अपनी रूह और जिस्म के दरमियान एक सुकून का पुल तामीर कर सकती हैं। ये सारी बातें जानने के लिए हम आ गए हैं मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में, जहां मौजूद अमृता शर्मा जी हमें योग से मंसूब और अहम मालूमात फराहम करेंगी और ये भी बताएंगी कि ख्वातीन के लिए कौन कौन से योगासन मुफीद हैं। आइए नाजरीन, खैर मकदम करते हैं अमृता शर्मा जी का और उनसे पूछते हैं योग से जुड़े कुछ सवालात। आदाब अमृता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि योग, वैसे तो दुनिया में बहुत सारी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, पर लोग योग ही को क्यों चुने? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। योग और एक्सरसाइज के बारे में जैसा पूछा, योग को ज़्यादातर लोग सिर्फ आसन और प्राणायाम से संबंधित समझते हैं जी, बल्कि योग सर्वांगीण स्वास्थ्य से संबंधित है। और सर्वांगीण स्वास्थ्य को अगर देखें तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात कही गई है कि हर अधम से अधम, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी इंसान भी अगर चाहे तो वो मुक्ति तक जा सकता है। इसके बारे में बताया है, समाधि तक पहुंच सकता है। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत अपने व्यवहार को, कर्म को अच्छे करने की बात बताई है, उसके बाद आसन की बात कही है। जब व्यवहार हमारा अच्छा होगा तब हम सोसाइटी में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे एक अच्छे रूप में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने यम, नियम की बात कही है। यम में क्या आता है? यम में आता है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। तो ये क्या चीज़ें हैं? सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अपने पास जितना चीज़ है उसमें संतोष रहना, ये सारी चीज़। फिर उसके बाद आता है नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो ये नियम है वो सेल्फ ड्यूटी है, मतलब व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। के बाद आता है हमारा आसन, जिसको सबने समझ लिया है, योग मतलब आसन करना। बेसिकली योग जो है माइंड, बॉडी और सोल का एक समुच्चय है। बिल्कुल आपने पूरी बात बोल दी। तो योग का क्या मतलब है? योग मतलब है जीवन को कुशलता पूर्वक जीने की कला। तो कुशलता पूर्वक एक आनंदमय जीवन कैसे जी सकते हैं उसका पाथ बताता है, उसका रास्ता बताता है योग। और योग में जैसा आपने बताया है कि शरीर,
मन और आत्मा जब तक तीनों संबंधित नहीं होती हैं, योग नहीं कहलाता है। कि हम ऊपर से कुछ बोल रहे हैं, अंदर से कुछ है। तो ये एक्सरसाइज और योग की जब आपने बात कही, तो योग का मतलब है जब हम श्वास प्रश्वास की तालमेल के साथ, जागरूकता के साथ, फुल अवेयरनेस के साथ जब हम आसन करते हैं और जिंदगी को फुल अवेयरनेस के साथ जीते हैं, तब योग होता और है। हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। फिट, आनंदित, सच्चित आनंद स्वरूप महसूस करते हैं, तब योग को अचीव करने की बात होती है। और एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में सिर्फ हम शरीर को ध्यान में रखते हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो शरीर, मन, आत्मा तीनों को जोड़ते हुए जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, वो योग कहलाता है। अच्छा, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो ख्वातीन की ज़िंदगी पे बेस्ड है। तो इतने बिजी शेड्यूल और बहुत जिम्मेदारियों के तहत ख्वातीन अपनी सेहत को इग्नोर कर देती हैं और बड़ी सारी बीमारियों का शिकार बन जाती हैं। तो वो क्या क्या बीमारियां होती हैं जिनको योग की मदद से हम ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप आजकल भारतीय संस्कृति में ज़्यादातर देख रहे हैं कि महिलाएं अपना ध्यान नहीं देती हैं। अब तो फिर भी 21वीं सदी आ गई है, तो जगह जगह आप थेरेपी सेंटर देख रहे हैं, थोड़ा योग खुद का के ख्याल रखने लग दी हैं। खुद का ख्याल अब रखना शुरू कर दिया है। पर कहीं ना कहीं अब भी अगर आप 70% देखें तो इग्नोरेंस अपने प्रति है। तो इस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए, और जैसा कि अगर हम इग्नोर करते जाएंगे अपनी हेल्थ को, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे कि टीनेजर्स आती हैं तो मासिक धर्म की शिकायतें आती हैं, जिसमें न केवल शारीरिक रोग अपितु मानसिक रोग भी सामने देखने में आते हैं। उसके बाद ज़्यादातर खड़े होके आजकल काम करना होता है तो कमर दर्द की शिकायतें हो जाती हैं। उसके साथ में गांठों में दर्द होने लगता है, जॉइंट्स में, जोड़ों में पेन होने लगता है। तो ये सारी मुख्य रूप से सामान्य समस्याएं। उसके साथ में पेट, मोटापा, जैसे जैसे मेनोपॉज के बाद मोटापे की शिकायत हो जाती है, चेहरे पे बाल आना, ये सारी। तो ये इन सारी शिकायतों को योग, आसन और व्यवस्थित जीवन शैली, और उसके साथ साथ में स्वाध्याय, कुछ अच्छा पढ़ना, कीर्तन करना, ये सारी चीज़ें योग में आती हैं। इन सब का ध्यान रखिए तो योग एक सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्रदान करता है, जो न केवल शारीरिक अपितु मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आत्मिक स्तर को मजबूत बनाता है। आपने अभी मेंस्ट्रुएशन की बात करी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं, ख्वातीन को फेस करनी पड़ती हैं, और उसके इश्यूज और भी बहुत सारे होते हैं जो उसके साथ रिलेटेड होते हैं। तो उनको कैसे ट्रीट करा जाए? बिल्कुल, अब कौन कौन से योग आसन हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रैक्टिस करके वो उनको ट्रीट किया जा सकता है? बिल्कुल, तो जैसा आपने अभी पूछा कि जो मासिक धर्म की जैसे शिकायतें हैं, तो उसमें क्या क्या ऐसी समस्याएं आती हैं। ज़्यादातर अगर अब अगर देखा जाए, प्रदूषित वातावरण में हम खा भी प्रदूषित रहे हैं, और उसके साथ में जीवन शैली भी इतनी अव्यवस्थित हो गई है। इन सब के कारण मेन कॉज यही है कि हमारा इनटेक क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, और उसके साथ में अव्यवस्थित जीवन शैली। जब सोने का, प्रकृति के साथ नहीं जीवन जीते हैं। जब प्रकृति ने रात बनाई है, सोने के लिए बनाई है, सुबह उठने के लिए बनाई है, और उसके साथ में हर एक समय को अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए जीवन जीने की बात बताई है। कौन से आसन हमें करने चाहिए इन सब प्रॉब्लम्स? तो ये जो मासिक धर्म में समस्या आती है, वो इरेगुलरिटी, या तो जल्दी पीरियड्स का आ जाना, या फिर पीरियड्स का बहुत देर में आना, और आना भी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आना, या बहुत कम आना। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण है। अव्यवस्थित जीवन शैली के साथ साथ में आहार हमारा गलत, खान पान हमारा गलत, आहार और विहार, इन सब को ध्यान में अगर हम रखें, आहार विहार को, और उसके साथ में नियमित हम योग अभ्यास करें, योग आसनों का। प्रज्ञा योग आसन 16 आसनों का चरण है, जिसमें ताड़ासन किया जाता है अपने फुल बॉडी की मांसपेशियों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए। दूसरा, हम उसमें उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं, जो हमारे कंधों के जोड़ों के दर्द जो होते हैं, उसके साथ में कमर के दर्द, उसके साथ में श्वसन संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उसको ठीक करता है। तो जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं फीमेल्स को, ख्वातीन को, उसमें क्या योगदान है? अच्छा, जैसे आप अगर बात करें मिसकैरेज जैसे हो जाना, अर्ली प्रेगनेंसी और मिसकैरेज, जी, और जो हेल्दी प्रेगनेंसी है उनमें भी कैसे मदद करता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मिसकैरेज
हो जाना, ये सारी जो प्रॉब्लम आजकल देखने में ज़्यादातर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो बाद में दिक्कतें दिखती हैं, मानसिक रोग पहले हो जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही सहन शक्ति होनी चाहिए महिलाओं में, ऐसा सब मान के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी जिम्मेदारियों को, चाहे वो घर की जिम्मेदारी है, बचपन से चाहे सिखाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो बाहर की जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ ही घर में बच्चों का ध्यान रखना, बाहर के कार्यालय में जो जिम्मेदारियां उसको देखना, उसके साथ में अपने लिए नेग्लेक्ट अपने आप को, अपनी हेल्थ को करते हैं। और उसके साथ में क्या होता है, धीरे धीरे मानसिक तनाव आने लगते हैं, अवसाद आने लगते हैं, जीवन शैली अव्यवस्थित होने लगती है, समय पे ना सोना, देर तक अपने पूरे घर के काम को निपटा के फिर सबसे देर में सोना और सबसे जल्दी उठ जाना, कहीं ना कहीं नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारी दिक्कतें धीरे धीरे मानसिक रोग बनाती हैं और मानसिक रोग ही कालांतर में शारीरिक रोग के रूप में दिखते हैं। वो चाहे डायबिटीज़ के रूप में दिख रहे हैं या फिर थायराइड की प्रॉब्लम के रूप में दिख रहे हैं या अर्ली मिसकैरेज हो रहा है, जिसमें डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। क्या है कि आजकल जो औरतें हैं वो डाइट में बासी कुसी जो भी बचा है वो खा लेना, फ्रेश फूड जिसके लिए बोला है, सात्विक भोजन, बिल्कुल फ्रूट्स और बिल्कुल जो जल्दी पच जाए, ऐसी चीज़ों को बोला है। तो वो चीज़ों को ना देखते हुए जो बासी भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन जो किया जा रहा है, उसका बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत सारे नॉनवेज का भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में धीरे धीरे पचाती है। और फ्रूट अगर खा रहे हैं, प्राकृतिक भोजन कर रहे हैं, वो जल्दी पचता है नॉर्मली, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी पी रहे हैं, तो मैं सभी महिलाओं को कहूँगी कि सुबह सुबह गुनगुना पानी, बासी मुँह ज़रूर वो पिएं अगर मुंह का कोई रोग नहीं है जी। ये सलाइवा के साथ जब गर्म पानी जाता है तो हमारे शरीर में सुबह के समय से ही टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम शुरू हो जाता है। फैट भी कट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, फैट कट करने के लिए आप थोड़ा सा उसमें नींबू और थोड़ा शहद डालें, जिससे कि बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। तो ये खाने के बारे में, और खाना जब हमारा आहार विहार संतुलित हुआ, अब आता है जीवन शैली को व्यवस्थित करना। जीवन शैली, सुबह उठना और रात में टाइम पे सोना, ये ठीक हो जाए तो पूरा जीवन शैली, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पीसीओडीज और थायराइड, ये हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपने बोला पीसीओडी की समस्या, पीसीओडी ज़्यादातर जो हमारे में, हाँ, जैसे जैसे 10 में आपको एक को देखने को मिल जाएगा पीसीओडी की प्रॉब्लम। मैस्कुलाइन उसमें कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा आ जाती हैं, जिसमें चेहरे पे बाल आना, अनचाही जगह पे ज़्यादा बाल आना, और उसके साथ में ही अगर हम देखें तो ये मस्कुलर हमारे हो जाते हैं, शोल्डर, उसके साथ में तो कहीं ना कहीं वो समाज से कटने की कोशिश करती हैं और अपने अंदर हीन भावना लेकर आती हैं पीसीओडी, जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। और उसके साथ साथ ही उनमें अवसाद की समस्याएं आने लगती हैं। कौन से आसन इनको मदद करते हैं? अच्छा, अगर हम इम्बैलेंसेस को जी, क्योंकि इम्बैलेंस इसमें हार्मोन्स का हुआ, इसमें इंसुलिन कहीं ना कहीं गड़बड़ाया, जो महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्या हैं उसको ठीक करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। पर शर्त यही है, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। जिस भी चीज़ में कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी है वो अपने अच्छे परिणाम दिखाकर ही रहेगा। जी बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि फीमेल्स जो होती हैं, ख्वातीन होती हैं, अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपने आप को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देती हैं, और जब नेगलेक्ट कर देती हैं उसके बाद उनको एंजाइटी और डिप्रेशन, इस टाइप की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या योगासन हमें मददगार होंगे? आपने जैसे बात करी स्ट्रेस, एग्जाइटी और डिप्रेशन, इन दोनों में दो अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। क्यों? डिप्रेशन की जो तरीका है, डिप्रेशन में निराशा की स्थिति आ जाती है, उनको एक्टिव करना पड़ता है, और उल्टा चिंता, स्ट्रेस, एग्जाइटी में एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ जाता है और अनियमित एनर्जी होती है, तो उनको शांत करना पड़ता है। तो दोनों का, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट यौगिक अलग होगा, स्ट्रेस का ट्रीटमेंट अलग होगा। डिप्रेशन में जो पेशेंट है उनके लिए योग निद्रा ध्यान जैसी चीज़ लाभकारी नहीं है।
उनके लिए क्या करवाना है? सूर्य नमस्कार, फास्ट एक्सरसाइज, भस्त्रिका प्राणायाम और जितने भी एक्टिविटी ऐसी हैं आसनों की जो डायनेमिक है, फास्ट है, उसे करवाना चाहिए। उनको पंप अप फीलिंग, बिल्कुल, उनको एड्रेनलिन जो है वो उनका रश हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उस ऐसी एक्टिविटी कराने से जो सैडनेस है वो दूर होती है और व्यक्ति आनंद की तरफ बढ़ता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के निकट रखना चाहिए डिप्रेसिव पेशेंट को। जिनको अवसाद है उनको ज़्यादा से ज़्यादा गीत सुनना चाहिए, उनको फास्ट एक्टिविटी करनी चाहिए, दौड़ना, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और आसन प्राणायाम कंटिन्यूटी रेगुलरिटी के साथ करने चाहिए। और जो स्ट्रेस और ये एंजाइटी पेशेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? जो स्ट्रेस और एंजाइटी में है उनको, उनके लिए जो मुख्य रूप से बोला गया है ध्यान, प्राणायाम। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उसके साथ में प्रज्ञा योग का अभ्यास, साथ में संधि संचालन का अभ्यास। क्योंकि कोई भी मानसिक समस्या हो उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां स्टिफ होने लगती हैं, सेनेबियल फ्लूइड धीरे धीरे सूखने लगता है, घुटने जोड़ों के दर्द हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, उनको संधि संचालन के अभ्यास, प्रज्ञा योग अभ्यास और ऐसे अभ्यास जिसमें स्पाइनल स्टिफनेस दूर हो, जिसमें शशांक भुजंग आसन है, ये सब आसन करने चाहिए जो लाभकारी परिणाम दिखाएंगे। वैसे तो आपने मुझे बताया कि एक अच्छा लाइफस्टाइल, अपने शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करना बहुत चाहिए, ज़रूरी है। बट आज के दौर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ख्वातीन का जो सुबह का वक्त होता है वो अक्सर मसरूफियात से भरा हुआ होता है, उनको वो कतरा जाती हैं, अवॉइड कर देती हैं योग को अमल करना। तो उसके लिए कोई और वक्त है जिस टाइम वो अपने ऊपर ध्यान दे सकें और योगा कर सकें? बिल्कुल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही है कि सुबह और शाम के समय सबसे बिजी शेड्यूल होता है और उसके बाद दिन में बिल्कुल योग किया जा सकता है, आसन किए जा सकते हैं। अगर आसन को योग का मतलब है आसन और प्राणायाम ही नहीं है, योग का मतलब होलिस्टिक लाइफ है। तो अगर आसन प्राणायाम की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो ज़रूर कर सकती हैं दिन के टाइम में। लंच से पहले एक ऐसा टाइम बना ले जिसमें रेगुलर और कंटिन्यूटी के साथ आसन का अभ्यास करें। बेसिकली खाली पेट होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि खाली पेट हो, यूरिनरी ब्लैडर खाली हो। अगर हमने खाना भी खाया है तो लगभग 3.5 से 4 घंटे हो गए हों, इस बीच में अभ्यास किया जा सकता है। तो दिन का भी एक टाइम ऐसा है जिसे अगर एक फिक्स टाइम कर लें तो उसमें अभ्यास किया जा सकता है। कंटिन्यूटी और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करा जाए। और शाम में कर सकती हैं क्या? बिल्कुल, सबसे अच्छा टाइम बोला गया है सुबह, प्रातःकालीन टाइम समय बोला गया है जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारी प्रकृति में अच्छी होती है। तो उस समय जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारी लंग्स में भी ऑक्सीजन भरती है, मांसपेशियां ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती हैं। अब जैसे जैसे दिन होने लगता है वैसे वैसे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता है, इसलिए योग या प्राणायाम या आसनों के अभ्यास के लिए सुबह और शाम का समय उचित माना गया है। पर अगर समय नहीं है और सुबह और शाम के टाइम ज़्यादा बिजी है तो वो दिन के टाइम कर सकती हैं लंच से पहले। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अमृता शर्मा जी, हमें योग से रिलेटेड इतनी सारी मालूमात फराहम कराने के लिए। नमस्कार, अभी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है प्रज्ञा योग आसन जो 16 आसनों का एक समुच्चय है जिसमें न केवल महिलाएं अपितु बच्चे और बूढ़े सभी इसको कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम, आसन, मंत्र और मुद्राओं का एक समूह है जिसके माध्यम से शारीरिक रूप से हमें बल प्रदान होता है, उसके साथ साथ ही मानसिक और भावनात्मक पक्ष को भी सबल बनाने में प्रज्ञा योगासन बहुत ही लाभकारी है। तो आपके सामने प्रस्तुत है प्रज्ञा योग आसन। प्रज्ञा योग आसन में 16 आसनों का समूह है जिसमें 12 आसन अलग अलग हैं और उसके पश्चात आसन मिला के किए जाते हैं या उसके बाद रिपीट किए जाते हैं। तो इस प्रकार 16 आसनों का समुच्चय प्रज्ञा योग आपके सामने प्रस्तुत है। प्रज्ञा योग आसन के पहले आसन में आता है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, कोहनी को सीधा करते हुए श्वास भरते हुए पैर के पंजों पे खड़े हो जाएं।
पहला अभ्यास है ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति, दोनों हाथों को दोनों पैरों के बगल बगल रख देंगे। 3 वज्रासन की स्थिति, घुटने को मोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने पैर के घुटने पर रखेंगे, गर्दन एक सीध में, आंखें बंद। धीरे से आंखों को खोलेंगे। 4 उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। 5 योग मुद्रा, हाथ को पीछे लॉक करते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए फोरहेड को जमीन से लगाएं, श्वास छोड़ते हुए। हाथ की हथेलियां ऊपर उठा के रखें, कोहनी को सीधा करने का प्रयास करें। 6 अर्ध ताड़ आसन की स्थिति, श्वास भरते हुए आंखों को ऊपर, नजरें ऊपर, आसमान की तरफ देखें। 7 श्वास छोड़ते हुए शशक आसन की स्थिति। 8 भुजंगासन, श्वास भरते हुए कमर को सीधा करते हुए, कोहनी को सीधा करते हुए, नजरें आसमान की तरफ। 9 लेफ्ट साइड से राइट हील को देखने का प्रयास करें। 10 राइट साइड से लेफ्ट हील को देखने का प्रयास करें। 11 शशक आसन में वापस आ जाएं। 12 श्वास भरते हुए अर्ध ताड़ासन की स्थिति, हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के देखते हुए रुख। 13 उत्कट आसन, दोनों हाथों को जोड़ते हुए पैर के पंजों पे बैठने का प्रयास करें। 14 श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पे रखते हुए पादहस्तासन की स्थिति। 15 श्वास भरते हुए ताड़ासन की स्थिति, पैर के पंजों पे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए। 16 ओमकार के उच्चारण के साथ समापन करेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं कुछ आसन जो हमारे पेल्विक रीजन को, महिलाओं में क्योंकि ज़्यादातर समस्या पेल्विक रीजन से संबंधित हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए जितने भी आसन है उसके अभ्यास को हम करके दिखाएंगे। तो उसमें सबसे पहला अभ्यास है भद्रासन का अभ्यास। भद्रासन के लिए वज्रासन में बैठें। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने से मिलाते हुए अपने पेल्विक रीजन के पास लाएं और दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक बनाते हुए अपने पैर के पंजों को पकड़ने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घुटने को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें, आँखों को बंद कर लें। ये है भद्रासन। भद्रासन करने से हमारे पेल्विक रीजन की मांसपेशियाँ ओपन होती हैं, खुलती हैं। उसके साथ साथ ही मासिक धर्म से संबंधित जो समस्याएं महिलाओं को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है उसमें भी लाभ प्रदान होता है। इसके साथ साथ ही यह मानसिक तनाव को भी दूर करने के लिए एक लाभकारी आसन है। धीरे से आँख खोलते हुए दंड आसन की स्थिति में वापस आ जाएं। अगला हम अभ्यास करने जा रहे हैं सुप्त वज्र आसन का अभ्यास। इसके लिए लेट जाएं, सर आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ करते हुए अपने स्थान पर लेट जाएं। यहीं से ही दाहिने पैर को दाहिने घुटने से मोड़ते हुए दाहिनी तरफ ले आएं, बाएं पैर को बाएं घुटने से मोड़ते हुए बाईं तरफ जंघा के बगल बगल रख दें। इस प्रकार वेरिकोज वेन्स में भी एक बहुत ही लाभकारी आसन के रूप में सुप्त वज्रासन है। तनाव को दूर करने के लिए एक लाभकारी आसन है। अब दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए अपने सर के ऊपर लॉक बनाते हुए रख लें। आंखों को बंद करें। कुछ समय तक इसी स्थिति में बने रहें। सुप्त वज्रासन हमारे शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाता है,
साथ ही साथ जंघा में जो वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है उससे निजात लाने के लिए, उसे दूर करने के लिए भी एक बहुत ही लाभकारी आसन है। तो हर आसन को नियमित रूप से करने से आप अपने शरीर में एक सकारात्मक लाभकारी प्रभाव अनुभव करेंगे। अगला हम अभ्यास करने जा रहे हैं एक एक पैर से अर्ध हल आसन का अभ्यास। अर्ध हल आसन के अभ्यास में दोनों पैरों को श्वास भरते हुए 90 डिग्री कोण में ऊपर की तरफ उठाएं। 10 सेकेंड्स के लिए यहीं पे बने रहें। यह अभ्यास घुटनों को सीधा करने से हमारे ब्लड का फ्लो सर की तरफ जाता है, जिसके माध्यम से वेरिकोज वेन से संबंधित समस्या, पेल्विक रीजन से संबंधित समस्या में लाभकारी परिणाम दिखाता है। कुछ क्षण के लिए इसी स्थिति में बने रहें। क्योंकि महिलाओं में खड़े होने के कारण वात संबंधी रोग भी आ जाते हैं, लंबे समय तक भोजन ना करने के कारण वात संबंधी समस्याएं भी आ जाती हैं, तो इसी आसन से ही हम अगले आसन की तरफ बढ़ रहे हैं, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन यहीं से ही आगे करते हैं। दोनों पैरों के घुटने को मोड़ते हुए घुटने को छाती के निकट तक लाएं। दोनों हाथों से अपने पैर के घुटनों के नीचे लॉक बनाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने सर को अपने घुटनों के बीच में लेकर आएं। आँखों को बंद करें। कुछ देर तक श्वास बाहर निकाल के ही इसी स्थिति में बने रहें। पवन मुक्त आसन वायु संबंधित विकारों को दूर करने के लिए एक लाभकारी आसन है। पुनः श्वास भरते हुए सर को नीचे रखें, लॉक को खोलें, घुटने को सीधा करें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे की तरफ लेकर आए। शवासन में विश्राम करें। अभी आपने देखा उत्तान मंडूकासन, भद्रासन, पवन मुक्त आसन, अर्धहल आसन का अभ्यास। ये सभी आसन न केवल हमें मानसिक रूप से सबल बनाते हैं, अपितु शारीरिक रूप से भी हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। और मुख्य रूप से जितने भी आपने आसन किए उससे हमारी थाइज मसल्स, पेल्विक रीजन स्ट्रांग बनता है। जैसा कि महिलाओं में मुख्य रूप से समस्याएं मासिक धर्म के समय हो जाती हैं, पीरियड्स प्रॉब्लम या मेनिपोज, जब पीरियड्स का समापन होने लगता है तब बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। उन सभी समस्याओं में किए हुए आसन लाभकारी परिणाम दिखाते हैं। कुछ देर तक शवासन की स्थिति में विश्राम करें। जो आपने आसन किए हैं उसके प्रभाव को अपने अंदर महसूस करें। अगले अभ्यास के लिए पेट के बल आ जाएं। बाएं करवट लेते हुए पेट के बल मुड़ जाएं। अगला हम अभ्यास करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं शलभासन। शलभासन का अभ्यास एक एक पैर से शुरू करेंगे। ये अभ्यास कमर दर्द जैसी शिकायतों को दूर करने में लाभकारी परिणाम दिखाता है। शलभासन पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से एक साथ करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। शलभासन के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाते हुए हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। जंघाओं के नीचे दोनों हाथों को लेकर जाएं। दोनों पैरों को पीछे से मिला लें। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को जितना घुटने को सीधा करते हुए ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए 1, घुटना बिल्कुल सीधा। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें 2। अब यही प्रक्रिया बाएं पैर से दोहराएं। बाएं पैर को श्वास भरते हुए उठाएं 1, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को नीचे रखें 2। पुनः दाहिने पैर से इसी अभ्यास को दोहराएं 1, श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें 2।
पुनः बाएं पैर से इसी अभ्यास को दोहराएं। 1, श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे की तरफ रखें। 2, अब यही प्रक्रिया दोनों पैरों से दोहराएं। शलभासन कमर दर्द को दूर करने का एक लाभकारी आसन है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैर को नीचे की तरफ रख दें। शलभासन एक ऐसा अभ्यास है जो न केवल कमर दर्द को दूर करता है अपितु साइटिका संबंधित शिकायतों में भी लाभकारी परिणाम दिखाता है। मकर आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम करें। मकर आसन अर्थात दोनों हाथों को आगे की तरफ अपने ठोड़ी के नीचे रखें। अपने दाहिने गाल को टिकाते हुए दोनों हाथों के ऊपर गाल को टिकाते हुए विश्राम करें। पीछे से पैर की एड़ियां अंदर की तरफ, पैर के पंजे बाहर की तरफ रहेंगे। दोनों पैरों के बीच में लगभग कंधे के बराबर दूरी रहेगी। यह मकर आसन देखने में जितना सरल है, लाभ उतने ही ज़्यादा है। ये एक विश्रांतिदायक आसन है जिसको करने से हमारे मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक है। अगला अभ्यास करने जा रहे हैं भुजंगासन। शलभासन और भुजंगासन का तालमेल बहुत ही अच्छा है कमर दर्द को दूर करने के लिए। कमर दर्द या मेरुदंड से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए भुजंग आसन और शलभासन का तालमेल बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है, बहुत ही अच्छा परिणाम दिखाता है। तो भुजंग आसन के लिए पुनः दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को दोनों जंघाओं के बगल ले जाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ, सर से आगे की तरफ ले जाएं। कोहनी को सीधा करते हुए सीधा कर दें बिल्कुल दोनों हाथों को। श्वास छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे लेकर आएं। श्वास भरते हुए अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं, कंधों को ऊपर की तरफ उठाएं और नाभि से आगे के धड़ को ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों कोहनियों को अपने कमर से चिपका कर रखें। यह है भुजंगासन। भुजंगासन का अभ्यास करने से हमारे कंधे की जकड़न, श्वसन तंत्र को मजबूती मिलती है। उसके साथ ही साथ कमर दर्द की समस्या में लाभकारी परिणाम दिखाता है, जो आजकल महिलाओं में ज़्यादातर ये समस्या देखी जाती है। कुछ क्षण के लिए इसी स्थिति में बने रहें। शुरुआती तौर में कम से कम 5 से 10 सेकेंड एक आसन में बने रहें। उसके बाद नियमित तौर पर करने पर इस आसन के समय अवधि को बढ़ाते रहें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए मकर आसन में विश्राम करें। अभी आपने देखा शलभासन और भुजंगासन का अभ्यास। ये भी महिलाओं की समस्या में लाभकारी परिणाम दिखाता है। अभी हम आपको करके दिखाने वाले हैं धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ें और दाहिने हाथ से दाहिने टखने को पकड़ें। श्वास भरते हुए अपने नाभि पे अपने पूरे शरीर को होल्ड कर दें। पैर को ऊपर की तरफ खींचें हाथ के माध्यम से। कुछ क्षण के लिए इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन हमारे शरीर की जो भी कमियां हैं, जैसे पीठ का कुबड़ निकल जाना, शोल्डर फ्रोजन हो जाना, पीठ में दर्द, श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या या नाभि का डिग जाना, इन सभी समस्याओं में लाभकारी परिणाम दिखाता है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। मकर आसन में विश्राम करें। अगला हम अभ्यास करने जा रहे हैं सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन के अभ्यास के लिए पुनः बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। सर्वांगासन से पूर्व विपरीत करणी आसन का अभ्यास और उसके साथ साथ ही मत्स्य आसन का अभ्यास भी आपको करके दिखाया जाएगा। ये सभी आसन ब्लड के फ्लो को ब्रेन की तरफ ले जाते हैं, तो वेरिकोज वेन से संबंधित समस्याएं, इसके साथ में ही छाती में जकड़न या फिर श्वसन संबंधित समस्याओं में लाभकारी परिणाम दिखाता है। तो पहला हम पीठ के बल लेटकर करेंगे अभ्यास मत्स्य आसन का अभ्यास।
मत्स्यासन के लिए अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं जंघा पे रखें। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिनी जंघा पर रखकर पद्मासन की स्थिति बनाएं। अब दोनों हाथों को सर के ऊपर रखें और एक अच्छा छाती पर उभार देते हुए एक कर्व बनाएं। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ें और कोहनी को जमीन से लगाएं। मत्स्यासन एक बहुत ही लाभकारी आसन है जिसके माध्यम से पीठ से संबंधित जकड़न को दूर करने, साथ ही साथ मूर्धा स्थान जमीन पर लगता है जिसके माध्यम से हमारे मर्म स्थान दबते हैं, और इसके साथ साथ ही पेल्विक रीजन अगर आप देख रहे हो तो पद्मासन करने से पेल्विक रीजन भी ओपन होता है। जो महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्या है मत्स्यासन उसमें अत्यंत लाभकारी परिणाम दिखाता है। धीरे से दोनों हाथों को का सहारा लेकर पुनः दोनों अपने सर को नीचे रखते हुए अपने दोनों पैरों को खोलते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। शवासन की स्थिति में विश्राम करें। हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं, दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। दाहिने हाथ से नाक को पकड़ें, बाईं नासिका से श्वास को भरें, पुनः बाईं नासिका को बंद करें, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ें, पुनः दाहिनी नासिका से श्वास को भरें, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। एक बार पुनः इसे दोहराएं। बाईं नासिका से श्वास को भरते हुए आप मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं और काउंटिंग के साथ भी इसे कर सकते हैं। पुनः बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ें, पुनः दाहिनी नासिका से श्वास को भरें और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। धीरे से दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाते हुए विश्राम करें। सामान्य सांस प्रश्वास के माध्यम से अपने आप को स्थिर करें। अगला अभ्यास करने जा रहे हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम थॉराइड की समस्या में, चाहे हाइपोथॉराइड है चाहे हाइपरथॉराइड है, इनकी समस्या में अत्यंत ही लाभकारी प्राणायाम है। इसके साथ साथ ही ब्लड प्रेशर, मधुमेह जैसी समस्या और उसके साथ साथ ही कफ जैसी दोषों को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। हम करने जा रहे हैं उज्जाई प्राणायाम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। श्वास नली को सिकोड़ते हुए श्वास को भरें। इस तरीके से श्वास को भरने से एक आवाज़, एक साउंड गर्दन से क्रिएट होगी। कुछ देर के लिए चिन लॉक करें और श्वास को अंदर ही रोकें। पुनः चिन लॉक खोलते हुए दोनों नासिका से श्वास को छोड़ दें। एक बार पुनः दोहराएंगे। श्वास भरते हुए विंड पाइप में घर्षण करते हुए विंड पाइप को सिकोड़ते हुए श्वास को भरना है। चिन लॉक लगाएं। कुछ देर तक अंदर ही श्वास को रोकें। पुनः चिन लॉक को खोलते हुए दोनों नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। ये एक बार अभ्यास हुआ। इस प्रकार अगर आप ग्रंथों को देखें तो ग्रंथों में होल्डिंग के साथ और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए इस अभ्यास को किया जाता है, जो कि एडवांस प्रैक्टिस है। प्रारंभिक रूप से आप इसी अभ्यास को करें। यह है उज्जाई प्राणायाम। कुछ दिनों तक इस अभ्यास को करने के पश्चात उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये अभ्यास नियमित रूप से करें। आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास। धीरे से दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाएं। एक बार ओमकार का उच्चारण करें। ओम।
शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को घर्षण करें, आँखों के ऊपर लगाएं हथेलियों को, आँखों को हथेली के अंदर खोलते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। धन्यवाद। हम सभी की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा हर दिन ज़िंदगी से भरपूर गुजरे। अच्छी सेहत खुदा की तरफ से एक बेशकीमती तोहफ़ा होती है जिसको कायम रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। इसके लिए हमें चाहिए अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी ग़िज़ा और योग की। और हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी इस पेशकश पे हमारे नाज़रीन, ख़ास तौर पर ख़वातीन काफ़ी फैज़याब होंगी। और चलते चलते इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के मौके पर ये कहना चाहूँगी कि योग को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और खुशगवार ज़िंदगी पाएं। खुदा हाफिज़।